दोस्तों, इस लड़ाई में लगभग अंग्रेजों का खात्मा हो चुका था, यानी हमें उसी समय आजादी मिलने वाली थी। भारत में चारों तरफ क्रांति की एक लपट उठ चुकी थी। तो हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये क्रांति शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी और कैसे इस क्रांति ने भारत के स्वतंत्रता में एक नया अध्याय शुरू किया। इस क्रांति में कुछ ऐसे काम हुए जो अंग्रेजों के लिए आपके दिल में नफरत है वो कई गुना बढ़ा देंगे, लेकिन उसे इतिहासकारों ने कहीं लिखा नहीं है। अगर आप 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ो तो आपको ये बातें कहीं नहीं दिखेगी जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो हमें इसे पूरी तरह समझने के लिए शुरुआत से देखना होगा। तो सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हो चुकी थी। उसके कुछ समय बाद वो भारत में आए और व्यापार करने लगे और 1750 तक इन्होंने अच्छे से व्यापार किया। वो व्यापार से अच्छा खासा पैसा कमाकर कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में ब्रिटेन में बेचते थे, क्योंकि वो एक कंपनी थी जो विदेश में जाकर व्यापार करती थी। भारत में अच्छा खासा व्यापार होने के बाद उन्होंने अपनी एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी रखी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ये भारत के लोग कुछ ज्यादा ही उलझे हुए हैं, ये आपस में ही लड़ते रहते और उस वक्त भारत को एक साथ कंट्रोल करने वाला एक भी राजा नहीं था। राजस्थान में 4 राजा, पंजाब का राजा अलग, दक्षिण में राजा अलग, हर जगह के छोटे छोटे राजा। तो इसी कमजोरी को देखकर अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू किए और हुई 1757 की प्लासी की लड़ाई। इस लड़ाई में अंग्रेज जीते और अंग्रेजों ने बंगाल राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू किया। इन्होंने अपने एक मनपसंद व्यक्ति को राजा बनाया और उसके द्वारा शासन करने लगे। फिर उसके बाद हुआ 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध। ये युद्ध हुआ मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठा हारे और उस समय का भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य बिखर गया और यही मौका मिला अंग्रेजों को पूरे भारत में फैलने का और छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैल गई। ये आई थी व्यापार करने और भारत में शासन करने लगी। ये किसानों से टैक्स वसूलने लगी, लेकिन कुछ सामने नहीं आई। इन्होंने बीच में एक जमींदार रखा। वो जमींदार किसी भी हाल में किसानों से टैक्स वसूलता था और उसका कुछ परसेंट उसे मिलता था, यानी जितना ज्यादा वो टैक्स वसूलेगा उतना ज्यादा उसे पैसा मिलेगा। ना अकाल देखा जाता था ना कुछ, सिर्फ टैक्स। कुछ समय ऐसा होता था कि किसान को खुद के खाने के लिए अनाज नहीं बचता था और उसके साथ नील और अफीम की खेती करने के लिए अंग्रेज मजबूर करते थे। अगर तुम्हारे पास 3 एकड़ खेत है तो उसमें से 1 एकड़ नील बोना तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन नील की एक खराबी है, वो जमीन के सारे उर्वरक सोख लेती है और जमीन बंजर हो जाती है और जैसा इसका दाम मिलना चाहिए अंग्रेज वैसा दाम नहीं देते थे। और अफीम एक नशीला पदार्थ है और अंग्रेज पूरी दक्षिण एशिया में इसका व्यापार कर रहे थे और लोगों को इसकी लत लगा रहे थे, जिससे सभी लोग तंग आ चुके थे। भारत में ज्यादातर वस्तु लोग हाथ से ही बनाते थे। भारत में कपड़ा भी हाथ से ही बनता था, लेकिन जैसे अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने भारत में कारखाने डाले और उससे वो कच्चा माल खरीदते थे, जैसे कपास, और उससे धागा बनाकर उसका कपड़ा बनाते थे। कारखानों की एक खासियत थी, वो कम समय में ज्यादा उत्पादन करता है और कम खर्च में। इस वजह से बाजार में वो कपड़ा हमारे हाथ से बने हुए कपड़े की तुलना में सस्ता बिकता था। हमारे लोगों द्वारा बनाया गया कपड़ा उस कपड़े की तुलना में मजबूत और टिकाऊ था, लेकिन वो उससे थोड़ा महंगा था क्योंकि उसे बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगा था। और हमारे लोगों की फितरत है, वो बाजार में सबसे पहले सस्ती वस्तु देखती है। इस वजह से वो सस्ता कपड़ा ही खरीदने लगी। अलग अलग सेक्टर में अंग्रेजों के कारखाने लगी, जिससे भारत के पारंपरिक उद्योगों का नाश हुआ, जिससे लोग बेरोजगार हुए और लोग खाली बैठने लगे। और अब के समय में और उस समय में बहुत फर्क था। इस समय का खाली व्यक्ति मस्त अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए बैठेगा, लेकिन उस समय तो ये कुछ था नहीं। तो उस समय के जो खाली लोग थे वो मस्त अपने गांव के चौक में आके बैठते थे, क्योंकि उन्हें काम तो कुछ है नहीं और जो था वो अंग्रेजों की वजह से चला गया। तो उनकी बातचीत चलती थी। तो उनमें से एक कहता था कि भाई एक बार मौका मिले, साला किसी एक अंग्रेज को पकड़कर नुकीले पत्थर से उसका सर फोड़ूंगा। फिर उनमें से दूसरा कहता था कि भाई जो मेरे कपड़े बर्बाद हुए ना उसमें लपेट कर किसी अंग्रेज को जला दूंगा। महिलाओं का तो अलग था, क्योंकि उनके पति का तो उद्योग नष्ट हो चुका था। तो एक महिला जब दूसरी महिला से मिलती थी तो दांत पीस कर कहती थी कि एक बार कोई गोरा बाबू मिलने पर नोच नोच कर उसकी पूरी चमड़ी निकाल लूंगी। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में था किसान, क्योंकि उस समय ज्यादातर भारत में खेती होती थी और सबसे ज्यादा अत्याचार इन्हीं पर हुआ था। तो एक किसान जब दूसरे किसान से मिलता था तो वो कहता था कि भाई जिस तरह इस कुल्हाड़ी से मैं लकड़ी काट रहा हूँ उसी तरह अंग्रेज की गर्दन काटूंगा। और इसी तरह पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे सती प्रथा का अंत। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला को भी उसके साथ आग में फेंक दिया जाता था, उस महिला की इच्छा हो या ना हो। उसके साथ विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया। अगर किसी महिला की शादी होती है और 1 साल के अंदर उसके पति की बैलगाड़ी के नीचे आकर मृत्यु होती है तो वो महिला जीवन भर विधवा की तरह रहेगी
और समाज से अलग होकर रहेगी। और इसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह शुरू किया। फिर नर बलि पर बंदी। हमारे यहाँ प्रथा थी कि अगर कहीं पुल बनेगा तो गांव का कोई बड़ा पुरोहित उठकर कहता था कि यहाँ पर तो नर बलि देनी पड़ेगी, यानी मानव की बलि। तो अब किसको काटे भाई? तो गांव के लोग उठकर किसी को पकड़कर काट देते थे। तो इसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों ने खुद इतने नर बलि दिए कि दुनिया के सारे भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन इतिहास में लिखा है कि इन्होंने ये अच्छा काम किया है। इन्होंने बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हमारे देश में लड़कियों का बहुत ही कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, तो इस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया। इन सुधारों के पीछे तो भारतीयों का ही हाथ था, लेकिन अंग्रेजों को तो सिर्फ आगे खड़ा रखा था, क्योंकि अंग्रेजों से ज्यादा कोई जबान नहीं लड़ाता था। अगर कोई कहने लगा ये तो हमारा धार्मिक नियम है, तुम रोक नहीं सकते, तो अंग्रेज कहता था क्या बोल रहे, पकड़ो इसे, फेंक दो आग के अंदर। अरे नहीं महाराज, बहुत ही सही नियम है, आपसे कोई भी महिला सती नहीं जाएगी, बहुत ही सही नियम है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, और मैं जो बोला हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दो। अंग्रेजों के सामने कोई ज्यादा इतराता नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि इन लोगों को कैसे सीधा करना है। लेकिन सभी लोगों के दिल में ये पनपने लगा था कि अंग्रेज हमारे धर्म को नाश रही है। उसमें एक बात और, अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए खुली छूट दी, तो दुनिया भर से सारे धर्म प्रचारक भारत में आने लगे। और उन लोगों की एक खासियत थी, वो किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करती, वो सिर्फ अपने धर्म की अच्छाई बताती है। और ये समाज के उस वर्ग को पकड़ते थे जिन पर सभी बड़ी जाति वाले लोग अत्याचार करते थे, यानी ये समाज की पीड़ित वर्ग को पकड़ते थे और इन्हें अपने तौर तरीके सिखाते थे। आप सोचिए, जिन लोगों के साथ बड़ी जाति वाले लोग चलना भी पसंद नहीं करते थे, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे, उन्हें ये डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना खिलाती थी। इसे ही देखकर उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। उसके बाद कुछ लोगों ने तो धर्म परिवर्तन इसलिए किया कि उन्हें गोरी बीवी मिलेगी। सबके अलग अलग शौक। अब तो सबके दिल में यही चलने लगा था कि अंग्रेज हमारे धर्म को मिटाना चाहते हैं। हमारे लोगों की ऐसी बात है कि अगर बात उनके परिवार पे आती है तो उतना गुस्सा नहीं करेंगे जितना अगर बात उनके धर्म पे आती है। अब उसके बाद 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बना डलहौसी। उसे कहा जाता है लॉर्ड डलहौसी। मैं तो सबके सामने का लॉर्ड हटा देता हूँ, क्योंकि लॉर्ड का अर्थ होता है भगवान, और मैं तो श्री कृष्ण के सामने लॉर्ड लगाता हूँ। तो इनकी क्या औकात है कि इनके सामने हम लॉर्ड लगाए। तो डलहौसी आया और उसी समय उसका उसकी पत्नी के साथ तलाक हुआ था, तो उसे दूसरी खोजनी थी, लेकिन उसी समय उसे भारत में भेजा गया। तो ये कुंवारा साठ हमेशा गुस्से में रहता था, क्योंकि उसे पहली वाली की जगह पर दूसरी नहीं मिली थी। अब इसने भारतीय कुछ राजाओं को देखा और कहने लगा कि हमारा राज्य होते हुए ये लोग इतने खुश क्यों है। तो किसी ने कहा कि ये करते तो कुछ नहीं है, और ऊपर से ब्रिटिश सरकार इन्हें पेंशन देती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इनके जो राज्य है उस पर अब शासन करती है। तो इसने एक काम किया, भारत के कुछ हट्टे कट्टे लोगों को पकड़ा और उनकी एक सेना बनाई। तो दो राज्य है और उनके बीच में लड़ाई होने वाली है, तो ये एक के पास जाएगा, उसे अपनी सेना देगा और उसके बदले में पैसा लेगा। तो उस लड़ाई में लड़ने वाले भी अपने, मरने वाले भी अपने, और ये पैसा लेने के बाद भी घर के सामने जाके चिल्लाता था, ये भाई मेरा पैसा बाकी दे दो। तो इससे राजा तंग आने लगे। इसने लाई हड़पनी थी, राजाओं के पास जो भी है वो सब हड़प लो। इसने सबसे पहले सातारा रियासत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वहां पर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। वहां के शासक आपा साहब ने एक दत्तक पुत्र लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि अब इसके बाद कोई भी दत्तक पुत्र राजा नहीं बनेगा, और इन्होंने भारतीय सभी राजाओं की उपाधियों का अंत करवा दिया। जब मराठाओं का युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, तो तीसरे युद्ध में मराठा हार गए और बाजीराव द्वितीय को इन्होंने कानपुर के बिठूर में भेज दिया और उन्हें पेंशन देने लगे। इन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था जिनका नाम था नाना साहब, उन्हें भी अंग्रेज पेंशन देने लगे। लेकिन डलहौसी के दिमाग में ये बात खटकी और उसने नाना साहब की पेंशन बंद करवा दी। आपने कहानी तो सुनी होगी झांसी की रानी की। वो खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। उनका विवाह झांसी के राजा दामोदर राव से होता है। दामोदर राव एक पुत्र को दत्तक लेते हैं और उसके बाद 1853 में उनकी मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज झांसी पर भी कब्जा कर लेते हैं और अंग्रेज कहते हैं कि आपका ये दत्तक पुत्र अब राजा नहीं बनेगा। उसके बाद अवध राज्य के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह से डलहौसी कहता है कि तुम शासन अच्छे से नहीं कर रहे हो, अवध का शासन हमें सौंप दो, और उन पर कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल, और उन्हीं के सामने उनका अवध अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। दिल्ली में लाल किले में बैठे थे अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। डलहौसी अचानक से घोड़ा लेकर पहुंचता है और कहता है, जो जो तुम्हारे काम की चीजें, कपड़ा, सब कुछ बांधो और इस लाल किले को खाली कर दो। तुम बैठे बैठे यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हो, अब लाल किले से शासन हम करेंगे। तो बहादुर शाह ने कहा कि फिर हम जाएंगे कहाँ पर भी जाओ, उससे हमें क्या, लेकिन ये जल्दी खाली हो जाना चाहिए। और उसने कहा एक बात और, ये जो तुम्हारे बच्चे है ना, ये इसके बाद बादशाह नहीं खेलेंगे, ये अब सिर्फ राजकुमार कहलाएंगे। जिन राजाओं का अपना साम्राज्य जाने वाला था उनके अंदर भी विद्रोह की भावना उठने लगी थी, और आम जनता तो पहले से इनसे परेशान थी। वो तो सही मौके की तलाश कर रही थी,
लेकिन जो लोग इन पर पहले से शासन करते आ रहे थे उन लोगों का अंग्रेजों का समर्थन था, इस वजह से वो ज्यादा आवाज नहीं उठा पाती थी। लेकिन जब इनका राज्य गया और पेंशन बंद हुई तो ये भी अंग्रेजों को कूटना चाहती थी। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे वो भी इस विद्रोह में शामिल होने लगे, क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें दाढ़ी, मूछ, टीका, पगड़ी और कान के अंदर की बाली रखने पर मना कर दिया, और उसके साथ इनका प्रमोशन भी नहीं होता था और उन्हें ब्रिटिश सेना की तुलना में कम वेतन मिलता था। इस वजह से वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। उसमें एक बात और, सैनिकों में ये बात फैलने लगी कि उन्हें दिए जाने वाली रोटी के आटे में हड्डी का चून मिलाया जा रहा है। और एक दूसरी बात, अंग्रेजों ने बेसफील्ड राइफल की जगह पर इनफील्ड राइफल लाई। बेसफील्ड राइफल में आपको एक बैग में अलग गोलियां रखनी होती थी और एक बैग में बारूद। जब आपको फायर करना होता था तो सबसे पहले आपको बारूद भरनी होती थी, फिर उसको स्टिक से दबाकर उसमें गोली डालकर फायर करना होता था। तो इसमें सैनिकों का बहुत समय जाता था। तो यही समय बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसी गोली बनाई जिसके पीछे बारूद और आगे गोली होती थी और उसके ऊपर कागज लपेटा होता था। तो उसकी एक समस्या ऐसी थी कि हमारे यहाँ के मौसम की वजह से उस कागज पर नमी आ जाती थी, तो इसे गर्म रखने के लिए इसके ऊपर चर्बी लगानी जरूरी है, और चर्बी भी वो होनी चाहिए जो गर्म हो। तो सुअर की चर्बी गर्म होती है, तो पहले सुअर की चर्बी ली जाती थी और उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उसके अंदर गाय की चर्बी मिलाई जाती थी और उसे उस गोली के ऊपर लपेटा जाता था। तो जब बंदूक चलाई जाती थी तो सैनिक को सबसे पहले अपने मुंह से उस कागज को हटाकर वो बारूद पहले बंदूक के अंदर डालनी होती थी, फिर उसे दबाकर वो गोली बंदूक के ऊपर रखकर मोड़कर उसके अंदर डाली जाती थी, फिर फायर किया जाता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गाय है वो हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र है। हिंदू लोग गाय को अपनी माता समान मानते हैं और ये सदियों से। और जो सुअर है उसे इस्लाम में बहुत ही अपवित्र माना जाता है, यानी इस्लाम में सुअर का नाम भी लेना वर्जित है। और ये बात फैलने लगी सैनिकों में। तो आप सोचिए, जो हिंदू उस गाय को माता समान मानता है और उसके मांस को मुंह से लगाता है तो उसके मन को कितनी चोट पहुंचेगी। और इस्लाम में तो जिस सुअर का नाम लेना मना है और कोई मुस्लिम व्यक्ति उसके मांस को अपने मुंह से लगाता है तो उसे कितना गुस्सा आएगा। तो ये बात सैनिकों में चलने लगी। तो अंग्रेजों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन सैनिकों ने मानने से इनकार कर दिया। और अब तो देर थी सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी। तो बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे, इनके ऊपर तो एक पूरी मूवी भी बनी हुई। इन्होंने वो जगह देख ली जहां पर गाय और सुअर की चर्बी उन गोलियों पर लगाई जाती है। तो वहां से छावनी की तरफ आए और सुबह का वक्त था, परेड का समय। उन्होंने अधिकारियों से पूछा, क्या इन गोलियों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है? तो वो 2 अधिकारी थे, एक थे लेफ्टिनेंट बास, दूसरे लेफ्टिनेंट हुसैन। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कहा ये अफवाह है। मंगल पांडे ने कहा, मैं कल ही वो जगह देख के आया हूँ जहाँ पर गाय और सुअर की चर्बी गोली के ऊपर लगाई जाती है। उन्होंने एक गोली निकाली और कहा, मैंने पहले ही ये गोली अपने मुंह से लगाई है तो एक और क्यों नहीं। फिर उन्होंने बंदूक रिलोड की और सीधा गोली लेफ्टिनेंट हुसैन को मार दी। फिर दूसरी गोली निकाली, फिर बंदूक रिलोड की और लेफ्टिनेंट बाज को मार दी। और तीसरी गोली डाल ही रहे थे तो पीछे से एक भारतीय सैनिक ने उन्हें पकड़ लिया और यूरोपीय सैनिक इनकी तरफ आ ही रहे थे तो इन्होंने वो तीसरी गोली अपने खुद के ऊपर चलाई, लेकिन वो उससे मरे नहीं। फिर सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और 8 अप्रैल 1857 के दिन उन्हें सब सैनिकों के सामने फांसी दी गई, जिससे सभी सैनिकों के अंदर डर बैठ जाए। और उन्होंने सोचा कि ये पूरी टुकड़ी ना विद्रोह कर दे, तो इन्होंने सभी सैनिकों को अलग अलग जगह पर भेज दिया। लेकिन उन सैनिकों ने ये बात चारों तरफ फैला दी और सभी सैनिकों में एक विद्रोह की भावना उठने लगी। अब इन्होंने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और अब सोचा कि इस दिन अंग्रेजों को बहुत कुटना है। आम जनता में से भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस विद्रोह की मेजबानी करने का निर्णय लिया। अगर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना है तो लोग भी बहुत चाहिए, तो हर गांव से लोगों का जोड़ना शुरू किया। और किसानों के लिए विद्रोह का चिन्ह था रोटी और सैनिकों के लिए कमल। तो इसी विद्रोह का संदेश चारों तरफ फैलने लगा। लेकिन मेरठ की 20 नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई को विद्रोह कर दिया और उन्होंने वहां की छावनी को लूटकर वो दिल्ली की तरफ बढ़ने लगी। तो रास्ते में जो भी घोड़ा मिलता था उसे कूटने लगे। किसी को एक मुक्का मारने के बाद वो कहता था कि भाई मैं यही कहूँ, ये देख छेद। तो ऐसे ही कुटते वो लाल किले तक गए और वहां पर अंतिम मुगल बादशाह को इस विद्रोह का नेतृत्व दे दिया। अब वो 80 साल का आदमी वो नेतृत्व लेकर भी क्या करेगा, क्योंकि ऐसे विद्रोह के लिए एक जवान आदमी चाहिए जिसके अंदर एक आग जैसी लपट हो। लेकिन बहादुर शाह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और उन सैनिकों ने पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह को पूरे भारत का बादशाह घोषित कर दिया। मेरठ में जो चिंगारी लगी थी वो अब अवध में भी फैलने लगी। वहां के लोगों में भी अब विद्रोह की भावना उठने लगी और उस विद्रोह का नेतृत्व किया वहां के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने। इन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का शासक घोषित कर दिया। इन्होंने ब्रिटिश सेना का बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया। इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी को ही घेर लिया जहां पर बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी और उनके परिवार रहते थे। 5 जून को कानपुर से विद्रोह हुआ।
कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने। इनके साथ थे तात्या टोपे। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें आम लोगों का बहुत समर्थन मिला। इन्होंने ब्रिटिश सेना को बहुत ही बहादुरी से कूटा और उसके साथ इन्होंने भी ब्रिटिश रेसिडेंसी की घेराबंदी की। यही आग झांसी में भी फैल गई और वहां के सैनिकों ने भी विद्रोह किया और सीधा हमला झांसी पर किया और झांसी को अंग्रेजों से मुक्त किया। फिर उसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने, जिन्हें हम कहते हैं झांसी की रानी। झांसी का युद्ध इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। मार्च 1858 में जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया और वहां पर बहुत ही भीषण लड़ाई हुई। फिर अंग्रेजों ने झांसी के किलों को घेर लिया। कानपुर में विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी कैंपबेल ने ली और वो सफल भी रहा। फिर उसके बाद नाना साहब नेपाल चले गए और उनके बारे में फिर कोई भी जानकारी नहीं मिली और तात्या टोपे झांसी की तरफ आए, क्योंकि तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। रानी ने महल से निकलकर विद्रोहियों और तात्या टोपे के साथ मिलकर कालपी में मोर्चा बनाया। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा किया। वहां के सराय में एक भीषण लड़ाई होती है अंग्रेजों और उनके बीच। पीठ पर अपना बेटा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में घोड़े की रस्सी और अंग्रेजों की गर्दन चीरते हुए रानी आगे बढ़ी है। लेकिन कुछ समय बाद रानी को गोली लगती है और रानी घायल हो जाती है और वो मैदान से दूर जाती है और एक मंदिर में वीरगति को प्राप्त होती है। लेकिन वहां पर उनका बेटा बच जाता है। जनरल ह्यूरोज कहता है कि इस पूरी क्रांति में ये अकेली महिला मर्द थी। इतनी बहादुरी से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी थी। बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व करते कुंवर सिंह, 80 साल का व्यक्ति। अंग्रेज इनसे इनकी जमीन छीन लेते। इन्हें भारत का बुजुर्ग योद्धा कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी सफल लड़ाइयां लड़ी। इन्हें रोकने के लिए लिग्रांड कुंवर सिंह ने अप्रैल 1858 को अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। इसमें इनके बाह को गोली लगी तो इन्होंने अपनी बाह को काटकर गंगा नदी में बहा दिया। अपने अंतिम जीत के कुछ दिनों बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद जगदीशपुर से भी विद्रोह को दबा दिया जाता है। 3 जुलाई 1857 को पटना से भी विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व किया पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। ये एक ऐसे पुस्तक विक्रेता थी जो लोगों को ऐसी पुस्तक देते थे जिससे लोगों के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध जाने की भावना उत्पन्न हो। ये बात अंग्रेजों को पता चली और अंग्रेजों ने इनकी दुकान को गिरा दिया। फिर जब विद्रोह हुआ तो इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लेकिन कुछ समय बाद इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। फैजाबाद में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्ला ने। एक ऐसा भाषण देते थे कि 20 भाषण में उठकर आदमी घर पे हथियार ढूंढने जाता था और कहता था, ढूंढो रे कहाँ रे अंग्रेज, आधा भाषण में बाद में हो तो पहले हम अंग्रेज को मार दो। अंग्रेजों को ये बात पता चली कि आदमी बड़ा खतरनाक है। हम एक आदमी को दबाते और ये 10 आदमियों को उठाता है तो सबसे पहले इसे पकड़ो। मौलवी साहब ने इस विद्रोह को 1858 तक जारी रखा। लेकिन अपने एक जमींदार की गद्दारी की वजह से मौलवी साहब पकड़े गए और अंग्रेजों ने इन्हें मार दिया और इनकी मृत्यु के बाद ये विद्रोह भी दब गया। लखनऊ में जो विद्रोह चल रहा था उसे भी दबाने के लिए कैंपबेल गया और बड़ी क्रूरता से इस विद्रोह को दबा दिया गया। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और अपनी बाकी की जिंदगी वही बिताई। भारतीयों ने जो दिल्ली पर कब्जा किया था वो ज्यादा देर तक नहीं रहा। इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना के अधिकारी निकलसन तथा अड़सन आए और इन्होंने सितंबर 1857 में दिल्ली पर एक जोरदार हमला किया। यह हमला सिख, गोरखा और ब्रिटिश सेना ने मिलकर किया और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय सेना को संभालने का काम जनरल बख्त का कर रहे थे और बड़ी बहादुरी से इन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व किया। लेकिन इस युद्ध में इनकी भी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया और उन्हीं के सामने उनके दोनों बेटों को गोली मार दी गई और फिर उन्हें चौराहे पर लटकाया गया और उनकी लाशों को वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ा गया। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को म्यांमार के रंगून में भेजा गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। ये इकलौता राजा था जिसने अपनी मृत्यु से पहले अपना मकबरा बनाया था जो खाली रह गया। अब ये बात ब्रिटेन की रानी के पास गई तो इन्होंने सैनिकों की लाश दिखी। अरे भाई, इस तरह कौन मारता है? क्योंकि विद्रोह में शामिल थे किसान और व्यापारी और इनके पास कौन से हथियार। अगर किसी को एक अंग्रेज मिलता है तो उसे 10 महिला मिलकर 2-3 घंटा बारी बारी करके मारेगी। मरेगा तो नहीं, लेकिन हाल ऐसा होगा कि पहचान में नहीं आएगा। रानी ने कहा कि अब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, अब भारत पर ब्रिटेन की रानी का शासन होगा और अब से हम किसी भी नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे और भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके रानी के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय का पद लाया गया। अब हम देखते हैं कि क्या कारण थे कि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात थी कि विद्रोह की तारीख थी 30 मई और विद्रोह हुआ 10 मई को। तो ये सूचना सभी लोगों तक पहुंच नहीं पाई। इस विद्रोह में दक्षिण भारत के किसी भी राज्य ने भाग नहीं लिया और अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ आधुनिक हथियारों का उपयोग किया। हमारे पास हथियारों की कमी थी और ये बात अंग्रेजों को पता चल गई और अंग्रेजों ने इस युद्ध को लंबा खींचा। हमें एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिला। अंग्रेज अधिकारी जॉन लॉरेंस कहते हैं कि इस विद्रोह में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम भारत में से सदा के लिए बाहर होते। एक योग्य नेता न मिलने के कारण एक बड़ा संगठन नहीं बन पाया और उसके साथ शिक्षित लोग भी न्यूट्रल रहे। हमारे पास पैसों की कमी थी
और अंग्रेजों के बाद अगर भारत में किसी के पास पैसा था तो वो थे मराठा, और उनमें से एक टुकड़ी सिंधिया और होलकर, इनके पास ज्यादा पैसा था और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और राजपूत शासकों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। अगर ये तीनों भारतीयों के साथ होते तो हम अंग्रेजों को हमेशा के लिए भारत के बाहर फेंकते। इस विद्रोह में सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग शामिल थे, लेकिन ये कुछ राजा ही पीछे रह गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विद्रोह में देश प्रेम नहीं था बल्कि आपसी स्वार्थ था। बेगम हजरत महल से उनका अवध छीना गया था, नाना साहब से उनकी पेंशन, झांसी की रानी के पुत्रों को राजा नहीं बनाया गया था, कुंवर सिंह से उनकी जमीन गई थी, और बहादुर शाह जफर का लाल किला जाने वाला था, और उसके साथ सैनिकों के भी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंची। इन सभी नेतृत्वकर्ता से अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ छीना था। अगर अंग्रेज इनसे ये नहीं छीनते तो ये लोग भी इस विद्रोह में भाग नहीं लेते। विद्रोह के बाद भी हम 90 साल के लिए गुलाम रहे, और फिर उसके बाद हमें आजादी मिली। लेकिन इस विद्रोह के बाद एक राष्ट्र की भावना जागने लगी, और लोगों के अंदर की ये भावना टूट गई कि हम अंग्रेजों को कभी नहीं हरा सकते। लोग कहते हैं कि गांधी जी की अहिंसा से क्या होगा, तो इतना बड़ा विद्रोह पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, और इसका परिणाम क्या रहा? हमारे लोग तोप से बांधकर उड़ाए गए। वो विद्रोह तो सिर्फ कंपनी के खिलाफ था। 1857 के बाद जो हम विद्रोह करते वो सीधा ब्रिटेन के खिलाफ होता। लेकिन बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमें आजादी मिल गई, लेकिन हम आजादी की इस पहली लड़ाई को कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।